ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर के कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जिस तरह का गैर जिम्मेदाराना स्टैंड लिया है, मैं उनसे एक कहना चाहता हूं कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी नीति कि भारत मात्र भारत के हितों को प्राथमिकता देते हुए ही अपने विदेश संबंधों को निर्धारित करेगा और साथ साथ में हम किसी भी तरह के ऐसे विषय में अपने आप को जो है किसी एक पक्ष के साथ में खड़ा नहीं रखेंगे। हम बिल्कुल भी इस तरह के किसी द्विपक्षीय इश्यू में अपनी सहभागिता या अपनी किसी तरह से भागीदारी नहीं करेंगे। केवल और केवल भारत के हितों को प्राथमिकता देते हुए हम पूर्ण रूप से निरपेक्ष भाव से काम करेंगे और मुझे लगता है उसी के चलते हुए आज भारत की प्रामाणिकता, भारत की एक्सेप्टेबिलिटी और भारत की आवाज, ये तीनों दुनिया के लगभग सब प्लेटफॉर्म्स पर बुलंद हुई है और भारत की पहचान एक नए सिरे से सजित हुई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डबल इंजन की बार बार बात करते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि गोविंद सिंह डोटासरा जी जो कुछ टिप्पणियां करते हैं, जो कुछ कहते हैं, मुझे लगता है कि विपक्षी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते और साथ में अपनी पार्टी में जिस तरह से उनकी पोजीशन जो है, ऐसा मैं मीडिया से देख करके कहता हूं, उनकी पोजीशन जिस तरह से जब डामाडोल होने की स्थिति आती है तब वो थोड़ी अपनी आवाज को ऊंची देख करके अपने आप वजूद को बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और सरकार की नीतियों को कोसने का काम करते हैं। यदि वो लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, अभी तो ज्यादा समय नहीं बीता है, 2023 से पहले की परिस्थितियों को एक बार उठा करके देख लें। राजस्थान में फेलियर ऑफ गवर्नेंस को उठा करके देखें तो भी 2023 से पहले के विषय को उठा करके देख लें। राजस्थान की जनता को जाकर के 2023 के पहले के विषय के बारे में चर्चा कर लें, वरना केवल उनके विपक्ष के पार्टी के नेता होने के नाते कहा गया बयान जो है वो मायने नहीं रखता जब तक कि वो वैलिडेट न हो। और राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद में 2 चुनाव हुए, एक उपचुनाव जिसमें भारतीय जनता पार्टी एक से अनेक तक पहुंची, 1 सीट से 5 सीट तक पहुंची, और दूसरे अभी वर्तमान में हुए पंचायती राज के उपचुनाव जिसमें भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व सफलता मिली और यहां तक कि मुझे बताया गया है कि डोटासरा साहब के खुद के गृह जिले में, उनके गृह क्षेत्र में, उनके निवास क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी विजयी हुई है। मुझे लगता है कि टिप्पणी करने से पहले अपने घर में और अपने गिरेबान में झांक करके देखें तो शायद वो अपनी पार्टी का ज्यादा भला कर पाएंगे। सर, उनका आरोप इस बात को लेकर कि अभी तक लंबे समय से IPS की सूची भी सामने नहीं आ रही। देखिए, सरकार जो है वो निश्चित रूप से फेडरल स्ट्रक्चर में राज्य की सरकार, राज्य की मुख्य चुनी हुई सरकार ही चलाती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाने की परंपरा रही है। वहां तो सरकार में बैठे हुए प्रधानमंत्री को भी कई वर्षों तक ये एहसास नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री की शक्तियां प्रधानमंत्री की कुर्सी या कलम में निहित है या उसके बाहर कहीं है। कभी फैसले बदल दिए जाते थे, कभी फैसले प्रधानमंत्री और कैबिनेट पर थोप दिए जाते थे, कभी प्रधानमंत्री और कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसलों को पब्लिक में मीडिया के सामने फाड़ करके उसका उपहास उड़ाया जाता था, उनको कमतर किया जाता था, कमजोर किया जाता था, संवैधानिक व्यवस्था को तार-तार किया जाता था। क्योंकि उनके घर में ऐसा होता था, मुझे लगता है इसके कारण से उनको लगता है कि शायद अभी भी ऐसा कुछ होता होगा। भारतीय जनता पार्टी में यह परंपरा नहीं है। राजस्थान की चुनी हुई सरकार, राजस्थान के जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार संविधान की मर्यादा और परंपरा के अनुरूप राजस्थान में काम कर रही है। देखिए, हर चुनाव के बाद में, क्योंकि चुनावों में पराजय का रिकॉर्ड राहुल गांधी बना चुके हैं, उनके नेतृत्व में जितनी पराजय हुई है उसके बाद में भी वो किस तरह से बेहयाई का लाबादा ओढ़ करके किस तरह से जो है स्टेटमेंट करते हैं।
अब अपनी पराजय को छुपाने के लिए पहले वो कुछ और तरह के कमेंट करते थे, बाद में उन्होंने जो है ईवीएम पे चर्चा करना शुरू किया, कोर्ट की लताड़ लगने के बाद में उन्होंने आधारविहीन आरोप लगाने की कोशिश की, उस पर सुप्रीम कोर्ट की लताड़ लगने के बाद में अब वो इस तरह की संस्थाओं, जिन संस्थाओं पर देश की जनता विश्वास करती है, उन संस्थाओं पर टिप्पणी करके उनके प्रति अविश्वास जगाने की कुचेष्टा करके अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब देश की जनता उनके बौद्धिक मानसिक स्तर को पहचान चुकी है और अब न केवल देश की जनता अपितु उनके पार्टी में बैठे हुए उनके नेता ही अब उन्होंने उनके विषय को, उनके बैठाई गई बातों को गंभीरता से नहीं लेते। इसलिए आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी के किस तरह से जो टॉप 20-25 लोग थे, उन्होंने किस तरह की टिप्पणियां की थी, लिखित में स्टेटमेंट दिए थे, उनमें से कितने लोगों ने विरोध किया था, जिसकी स्वीकार्यता अपने दल में समाप्त हो गई। वो मात्र केवल और केवल नेपोटिज्म या परिवारवाद के चलते हुए आज भी प्रासंगिक बना हुआ है और वो इस तरह की टिप्पणियां करके देश की जनता की कुछ सहानुभूति लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैंने जैसा कहा कि न उनको देश भी उनको जानता और पहचानता है और उनकी पार्टी के लोग भी उनको मानते नहीं है। 100% आप सबने देखा होगा, जहां कहीं भी गए उन्होंने जाकर के जिस तरह से चर्चा की, बात की, भारत के प्रतिनिधि के नाते विभिन्न दलों के लोगों ने जो जाकर के बात की है, उसके चलते हुए जिस तरह की भ्रांति फैलाने की आशय कोशिशें की गई थी, वो सारे प्रयास विफल हो गए। दुनिया ने इस बात को स्वीकार किया कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने अपने सॉवरेन राइट्स, एक संप्रभु देश होने के नाते अपने ऊपर हुए आतंकवादी हमलों का जवाब आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करके किया है। और उसके बाद पाकिस्तान ने जिस तरह से हमारे सैन्य क्षेत्रों पर अटैक करने की कोशिश की, उसका माफ के जाने के बाद में आई, ये रिजोनेट हुआ। देश होने के नाते अपने अधिकारों को जो है वो उनको एक्सरसाइज किया है। पे बैठ करके मुझे ऐसे विषयों पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थना करना चाहता हूं कि किसी दो देशों के बीच में या किसी तीन देशों के बीच के विवाद में मैं अपने आप को किसी तरह से आधिकारिक रूप से टिप्पणी करूं। जैसा मैंने कहा कि हम गुटनिरपेक्ष हैं और हम केवल और केवल भारत के हित को सेंटर में रखते हुए ही सारे कूटनीतिक और विदेश नीति से आधारित फैसले करते हैं। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और एक जिस घटना के अनुक्रम में यह घटना हुई, अहमदाबाद की भीषण विमान हादसा जिसमें 280 लोग कालकवलित हो गए और उसके बैकड्रॉप में बाद में केदारनाथ के हेलीकॉप्टर क्रैश में कुछ लोगों की जान गई और उसमें जयपुर के, राजस्थान के बेटे, एक अनुभवी पायलट जिसने फौज में भी सेवा देते हुए पायलट के रूप में सारी दुरूह परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में, दुर्गम क्षेत्रों में उड़ने का अनुभव भी प्राप्त किया था और देश की सेवा भी उसके माध्यम से की थी, वो दुर्भाग्य से उस दुर्घटना के शिकार हुए। आज वो हम सब के बीच में नहीं है। उनकी पत्नी ने, जो खुद आर्मी की अफसर हैं, उन्होंने जिस तरह से साहस के साथ में इस घटना को न केवल स्वीकार किया अपितु इस घटना के समय में परिवार को संभालने का काम किया, निश्चित रूप से भारत की सेना, भारत के सैन्य के अधिकारियों और उन सब के प्रति देश की जनता का जो सम्मान है, एक बार निश्चित रूप से उसके कारण से बढ़ा है। हम सब की संवेदनाएं परिवार के साथ हैं, हम सब परिवार के साथ इस दुखद घड़ी में खड़े हैं।